नमस्कार। अनादि न्यूज के इस खास कार्यक्रम सत्ता और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। आज हम इस कार्यक्रम में राजनीति से पहले बात करेंगे सिस्टम की, उस सिस्टम की जिसके चलते देश में नीट की परीक्षा निरस्त हो गई। हम उस सिस्टम की बात करेंगे जिसके चलते मध्य प्रदेश में 90 डिग्री वाला पुल चर्चा में आया। सिस्टम कैसे आम आदमी के लिए जोखिम खड़े करता है, सिस्टम में बैठे अफसर जनहित पर काम करते हैं या स्वहित के लिए, सियासत भी चलती है और सिस्टम भी चलता है। सियासत और सत्ता के बीच सरकार कौन है का खेल भी चलता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं सत्ता और सियासत। सत्ता और सियासत के इस एपिसोड में आज हम पहले बात सत्ता की करेंगे। सत्ता यानी सिस्टम। इस सिस्टम की गलतियों के चलते बरगी के क्रूज ने मासूमों की जान ले ली। छिंदवाड़ा में भी मासूम सिस्टम का शिकार हुए। इंदौर के भागीरथपुरा में जीवन के लिए अमृत माने जाने वाले पानी के कारण लोगों की मौत हो गई। ये सिस्टम की चूक थी जिसके कारण पानी जहरीला हुआ। यहाँ भी लोगों की जानें चली गई। हरदा की फटाका फैक्ट्री से लेकर बरगी के क्रूज तक जितनी भी दुर्घटनाएं हुई वे सभी सिस्टम के फेल हो जाने या लापरवाही होने के कारण हुई। सरकार उसका भारी भरकम सिस्टम आखिर है किसके लिए? यह सिस्टम चंदा उगाही या अपना जेब भरने के लिए नहीं बनाया गया है। आम आदमी के कल्याण और उसके संवैधानिक हक को दिलाने के लिए यह सिस्टम है। हमारे संविधान में सरकार अलग है और सिस्टम अलग है। बड़े से बड़े अधिकारी से भी जब किसी चूक पर सवाल होता है तो वह यही कहता है कि सरकार अपना काम करेगी या फैसला सरकार को लेना है। मंत्री से भी पूछेंगे तो वह यही जवाब देगा, वो भी यही जवाब देगा कि सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। संविधान के अनुसार हम अपनी सरकार चुनते हैं। नौकरशाही स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है। उसका संवैधानिक दायित्व सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने का है। कोई सरकार यह नहीं मानती कि उसका सिस्टम फेल हो गया है। किसी सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया होगा। जबकि जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है उसके बाद ये सवाल उठते हैं और दुर्घटना के बाद किसी अधिकारी को पद से हटाया भी जाता है तो ये उस बात का प्रमाण होता है कि सिस्टम फेल हो गया था और इसी के कारण ये गड़बड़ी हुई। बरगी में क्रूज दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए अब सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया है। पहले आपको याद होगा जब ये दुर्घटना हुई थी तो सरकार ने एक जांच कमेटी की बात की थी। अब न्यायिक आयोग बना रही है सरकार, उसने घोषणा कर दी उसकी। बरगी मामले की जो जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी हुई थी उस पर भी हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और ये कहा है, हर आम आदमी को कहा है कि बरगी दुर्घटना के बारे में जो भी आपके पास साक्ष्य हैं वो आयोग के समक्ष रखें। कोई भी नागरिक जांच समिति के समक्ष अपनी बात रख सकता है, अपनी साक्ष्य रख सकता है। जानकारी चाहे पक्ष की हो विपक्ष की हो कैसी भी हो वो अपनी बात रख सकता है। वो समिति और जो जांच आयोग है उस पर अपनी कार्रवाई करेगा। क्या बरगी की ये जो दुर्घटना है, जो इसके कारणों को पता लगाने के लिए जो न्यायिक आयोग सरकार ने गठित किया है उस पर यह सवाल भी उठ रहा है, क्या इसकी आवश्यकता थी सरकार को? क्या गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सक्षम नहीं थी? क्योंकि एसीएस चीफ जो होम होता है, एसीएस लेवल का जो अधिकारी होता है वो सब सक्षम होता है। प्रशासनिक जांच के जो नतीजे होते हैं वो न्यायिक जांच आयोग की अपेक्षा में जल्दी सामने आते हैं। न्यायिक आयोग में थोड़ा सा समय लगता है, इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। सरकार ने भागीरथपुरा मामला, आपको याद होगा कि उस मामले में भी पहले जांच समिति गठित की थी और उसके बाद जांच आयोग बना दिया था। आपको याद भी होगा कि जांच आयोग विधानसभा का जो बजट सत्र था उसके एक दिन पहले बनाया गया था और इस जांच आयोग के बनाने से क्या हुआ कि भागीरथपुरा का इतना बड़ा मामला था, विधानसभा में बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो नहीं सकी। भागीरथपुरा और बरगी की जो प्रशासनिक जांच समिति ऐसी बनाई गई थी कि सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे थे। ये सरकार में जब ये प्रशासनिक समितियां बनती हैं तो उसमें ऐसे लोगों को रख दिया कि वो अपनी जिम्मेदारी से जो है बच जाएं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, तो इसलिए जो है इन पर सवाल भी खड़े स्वाभाविक तौर पर होते रहते हैं।
भागीरथपुरा की जांच समिति में जो पीने के पानी की सप्लाई से जुड़े हुए जो दो विभाग थे, जो नगरीय निकाय, जो नगर इंदौर नगर निगम और दूसरा पीएचई विभाग, इन दोनों विभाग के आला अधिकारी इस जांच समिति में सदस्य बनाए गए थे। तो अब जाहिर है कि ये अधिकारी कोई अपने खिलाफ तो रिपोर्ट देते नहीं, तो इसलिए जांच आयोग को ये मामला सौंप दिया गया। बरगी की दुर्घटना की जो जांच समिति बनी उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसमें होमगार्ड के डीजी और पर्यटन विभाग के सचिव जो थे उनको सदस्य बनाया गया। होमगार्ड के जो डीजी होते हैं वो नागरिक सुरक्षा का काम भी देखते हैं, आपदा राहत का काम भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। क्रूज दुर्घटना के वक्त जो आपदा राहत दल की जो वहाँ बेहद कमी महसूस की गई थी, यदि आपदा राहत दल होता तो शायद कुछ और जानें बच जाती। बरगी दुर्घटना ने सिस्टम की कई खामियों को उजागर किया। क्रूज का संचालन सीधे पर्यटन विभाग कर रहा था, इस कारण क्रूज की संचालन व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद की जा सकती है। यदि सरकार के उपक्रम ही लोगों की जान से खेलेंगे तो उन पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। सिस्टम की लापरवाही और चूक से लोग अपनी जान क्यों गंवाएं, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में सिस्टम निरंकुश है, सरकार का भी डर नहीं है, कानून की परवाह भी नहीं करता। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत में यह सामने आ चुका है। आम आदमी सिर्फ सिस्टम और सरकार पर भरोसा ही कर सकता है। भागीरथपुरा में लोग मरे तो सिस्टम की लापरवाही से। यदि समय रहते शिकायत की जांच करा ली जाती तो शायद लोग जिंदा होते। ग्वालियर कोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प आदेश अभी आया है। उन्होंने आईपीएस राजेश चंदेल और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश बड़ा जो है, इसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। आप देखिए, जब ये आदेश आया था उस वक्त भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहतर काम करने वाले पुलिस अफसरों को केएफ रुस्तम जी सम्मान से सम्मानित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार स्वरूप अपने हाथों से रिवाल्वर और 12 बोर की बंदूकें इन पुलिस अफसरों को दी, लेकिन ये पुरस्कार सिर्फ फोटो सेशन के लिए था। ये फोटो सेशन तक सीमित रहा। ये जो बंदूकें और रिवॉल्वर दी गई, इसका केवल फोटो खिंचाने तक ये मामला रहा। इसका कारण था कि जो सिस्टम है उसके कारण जो है इनका जो रवैया है सिस्टम का मध्य प्रदेश में, वो मेरी मर्जी वाला रवैया है। और ये खास तौर पर ये जो पुरस्कार है केएफ रुस्तम जी, इस मामले में हमने देखा कि मेरी मर्जी है, जब काम करना होगा करेंगे। पुलिसकर्मियों को जब ये हथियार सरकार पुरस्कार स्वरूप दे रही थी तो इसके साथ एक लाइसेंस भी बंदूक का दिया जाता है, आर्म लाइसेंस दिया जाता है। इसके लिए जो पीएचक्यू ने कलेक्टर भोपाल के यहाँ 5 महीने पहले अप्लाई कर दिया था। इसकी फाइल कलेक्ट्रेट में यहाँ से वहाँ, इस टेबल से उस टेबल घूमती रही। डीजी पुलिस जो है कैलाश मकवाना जी, उन्होंने भी इस बारे में पत्र लिखा, गृह विभाग को भी बताया कि अभी तक ये लाइसेंस बने नहीं है। जो आर्म्स हमको पुलिस कर्मियों को देना है पुरस्कार स्वरूप, उसके साथ लाइसेंस भी देना होते, लेकिन ये बने नहीं। तो जब लाइसेंस नहीं बने, मुख्यमंत्री का भी हवाला दिया, तो जो है उन्होंने लाइसेंस के अभाव में केवल फोटो खिंचवाकर पुलिस मुख्यालय ने जो आर्म्स थे वो अपने पास रख लिए। जब लाइसेंस मिलेगा तो पुलिसकर्मियों को ये दे दिया जाएगा, क्योंकि ये लाइसेंस देने की फाइल जो है चल रही है। लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि इस सिस्टम में जो है भाई ये इनका लाइसेंस क्यों नहीं बना। ये इनाम स्वरूप दिया जाने वाला काम था। पुलिसकर्मियों को ये जो है सरकार पुरस्कार स्वरूप दे रही है, तो इसका लाइसेंस समय पर बनना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हथियार भेंट कर रहे हैं और लाइसेंस ना बने, क्या भोपाल कलेक्टर से इस बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए था? ये सिस्टम है, मध्य प्रदेश में सिस्टम ऐसे ही चलता है। लाइसेंस जारी नहीं किया। और जब दूसरी जो घटना है, जिस घटना का जिक्र हम कर रहे थे कि इस टाइम ऐसे वक्त में ये आदेश आया राजेश चंदेल का, तो राजेश चंदेल का जो मामला है वो भी बहुत दिलचस्प है। ये भी एक सिस्टम का है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है आपराधिक मामला दर्ज करने को कहा है। ये जाहिर है, देखिए कोई भी कोर्ट जब आदेश दे रही है आईपीएस अधिकारी के खिलाफ तो मामला गंभीर होगा। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिसमें पुलिस ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर लुटेरों जैसा आचरण किया। गुना की घटना याद होगी, हवाला की, सिवनी की हवाला की याद होगी। करोड़ों रुपए की जिस नकदी को जब्त करना था, इनकम टैक्स को सूचना देनी थी, ईडी को सूचना दी थी, तो उन्होंने पुलिस वालों ने उसकी सूचना नहीं दी, उसे उस राशि को अपनी जेब में रख दी। इस तरह का आचरण मध्य प्रदेश में पुलिस ने किया।
गुना में पुलिस का जो चेहरा था वो सबके सामने है कि उस मामले में तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, किसी की जिम्मेदारी भी फिक्स नहीं है कि भाई ये रकम कि किस चीज़ की रकम थी, कौन ले जा रहा था, कहाँ से आई थी, इसको भी पुलिस ने छुपा लिया। अब ये मामला कोर्ट में है, तो इस तरह का आचरण पुलिस का है। कोई भी प्रकरण जब दर्ज नहीं हुआ तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। प्रदेश में जो है ऐसे रोज सैकड़ों मामले होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के बारे में आजकल कह रही है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। राजेश चंदेल का जो मामला है वो उनकी भूमिका से जुड़ा हुआ है। ये 2024 का मामला है। शिकायतकर्ता ग्वालियर के अनूप राणा हैं और उन्होंने एक कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर ये आरोप लगाया था कि पुलिस कर्मियों ने उसके परिवार से करीब 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की। कोर्ट में पिछले 2 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी, जिस पर अभी पिछले सोमवार को इसका फैसला आया। शिकायतकर्ता के का जो पक्ष है उसके मुताबिक अनूप राणा के भाई पर थाटीपुर थाने में धोखाधड़ी का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें फरियादी से समझौता हो चुका था। आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस ने पहले 5 लाख रुपए लिए, बाद में और पैसे की मांग करने लगी। कोर्ट में दी गई दलील के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह के इशारे पर हवलदार संतोष वर्मा ने अनूप राणा के घर से 9.5 लाख रुपए और मामले से जुड़ी एक महिला आरोपी के घर से 15 लाख रुपए लिए। अनूप राणा ने जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल से इसकी लिखित शिकायत की तो कार्रवाई करने के बजाय मामला दोबारा उन्होंने थाटीपुर जो ग्वालियर का थाना है वहां वापस भेज दिया। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने अनूप राणा को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने साल 2024 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने थाटीपुर थाने के सीसीटीवी फुटेज मांगे और इस पर पुलिस की ओर से जो कहा गया वो दिलचस्प है। उसने कहा कि 3 जनवरी 24 से पहले के जो फुटेज थे वो डिलीट हो चुके हैं। कोर्ट ने इस जवाब पर सख्त नाराजगी जताई और इसके बाद ये आदेश जारी किया आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का। अब मध्य प्रदेश में देखिए दवाएं लगातार जहर का काम कर रही हैं। छिंदवाड़ा की घटना हमारे सामने गंभीर घटना है। छिंदवाड़ा का जो जहरीला कफ सिरप कांड है उसमें 28 मौतें हुई थी। प्रदेश में जो सब स्टैंडर्ड दवाएं हैं ना, इनका जो खेल है वो रुक नहीं रहा है। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। जनवरी से अब तक सरकारी खरीदी की 10 दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई जा चुकी हैं। इनमें पेन किलर भी हैं, एंटीबायोटिक भी हैं, इंजेक्शन भी हैं, पैरासीटामोल सिरप भी है और ब्लड ग्रुपिंग किट तक इसमें शामिल है। पिछले महीने ही रिपोर्ट में सामने आया कि जबलपुर में पैरासीटामोल सिरप जांच में फेल है, लेकिन यह रिपोर्ट सैंपल लेने के साल भर बाद आई। इस साल इसके बाद हुआ क्या कि जब सैंपल लिया उसके बाद ये दवाई जो है अस्पतालों में बंटने लगी, सरकारी अस्पतालों में। यानी महीनों तक मरीजों को यह सब स्टैंडर्ड सिरप अस्पतालों से बंटता रहा। रिपोर्ट के बाद अब वितरण रोक दिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने दवा ले ली है उनको तो जो नुकसान होना था वो हो गया। फर्मों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है, जैसा होता है सिस्टम में। सिस्टम की त्रासदी यह है कि जब तक जांच रिपोर्ट आती है तब तक हर जिले में उस बैच की आधी से ज़्यादा दवाएं मरीजों द्वारा उपयोग की जा चुकी होती हैं। यानी कार्रवाई हमेशा नुकसान के बाद ही होती है, सप्लाई के पहले जांच नहीं। यही सबसे बड़ी चूक है। दवाओं की जांच प्रक्रिया कागजों में 4 स्तरों की बताई जाती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी शुरुआती 2 स्तरों में होती है। दवा बनाने वाली कंपनी खुद अपनी लैब में जांच कराकर ओके रिपोर्ट देती है। इसके बाद वह किसी दूसरी NABL मान्यता प्राप्त लैब से भी जांच कराकर रिपोर्ट संलग्न कर देती है। यानी शुरुआत में ही पूरी प्रक्रिया कंपनी के भरोसे चलती है। इसके बाद दवाएं अस्पतालों में पहुंच जाती हैं और मरीजों को दी जाने लगती हैं। सरकारी स्तर पर रैंडम सैंपलिंग और असली जांच तब होती है जब दवा पहले ही बाजार में खप चुकी होती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सैंपलों की रिपोर्ट आने में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग जाता है। ऐसे में जब तक रिपोर्ट आती है तब तक लाखों मरीज वह दवा ले चुके होते हैं। अमानक दवाएं मिलावटी नहीं होती। ये जो है उनका जो लैब का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि हर दवा मिलावटी हुई जरूरी नहीं है। लेकिन इनमें होता क्या है, इनमें दवा का जो सॉल्ट तय मानक
के अनुसार होता है वो कई बार उसमें कम या ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण ये सब स्टैंडर्ड हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए 500 mg की दवा है तो इसमें 350 या 400 mg ही पाया जाता है। कई मामलों में दवाओं की जो स्ट्रिप फटी हुई या नमी युक्त भी मिल जाती है। ऐसी दवाएं मरीजों पर असर कम होता है, इनका इन दवाओं को साइड इफेक्ट बढ़ सकता है, ये संभावना इसमें रहती है। इस तरह की जब चीज़ें होती है ना, तो जो डॉक्टरों का इसमें मत ये रहता है कि इससे एलर्जी होती है, संक्रमण होता है, किडनी तक का नुकसान हो सकता है, अन्य अंगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये गंभीर मसला है, लेकिन सरकार इस मामले में अब तक कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाई है जिससे दवाएं मरीज तक पहुंचने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच हो जाए। सरकारी जो सिस्टम होता है वो जनहित से ज़्यादा कई बार हमको जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, स्वहित के लिए काम करता हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। भोपाल का वेस्टर्न बाईपास इन दिनों खूब चर्चा में है। चर्चा की वजह बाईपास बनाए जाने की योजना और अफसरों द्वारा की गई जमीन की खरीद फरोख्त है। हम विकास के पीछे छुपी हुई जो कोई ना कोई बहुत सारी वजह देखते हैं कि विकास हो रहा है तो लोगों की मांग है या कुछ बहुत सारी, कोई ना कोई इसकी कहानी होती है डेवलपमेंट की। हर डेवलपमेंट की एक स्टोरी होती है और हर विकास के पीछे जनहित की बात होती है, जनहित को ध्यान में रख। और बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें जो है जनहित को ध्यान में रखकर विकास नहीं किया जाता। विकास के कुछ काम और योजनाएं सिस्टम में बैठे अफसर अपने या अपनों के हित के लिए बनाते हैं। लाडली बहना योजना बहुत चर्चित योजना है। इसके पीछे महिला सशक्तिकरण की दुहाई दी जाती है, मार्केट में मनी आएगी, मोबिलाइज होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इस तरह की बातें होती है। लेकिन असल हित क्या है इसमें? सभी जानते हैं कि क्या इसका असल हित है। क्या हमने चुनाव के पहले जब ये योजना आई 2023 में, तो इसके पीछे स्पष्ट था कि हमको महिलाओं का वोट लेना है। इसी तरह का जो भोपाल की जिस वेस्टर्न बाईपास की हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है कि ये क्यों बना, जमीन क्यों खरीदी, ये इसके क्या कारण है। ये भी एक इसका एक इंटरेस्टिंग जो है एक पहलू है। भोपाल शहर में जो लगातार ट्रांसपोर्ट का प्रेशर है, ये इसकी पब्लिक इंटरेस्ट की बात है कि जो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है भोपाल शहर पर, तो सरकार ने कहा कि इसे कम करने के लिए 11 मील भोपाल शहर के पास ही है से जो है 52 किलोमीटर का एक बाईपास निकाला जाए जो गांधीनगर तक जाता है। यानी आप यदि होशंगाबाद रोड से एंटर करेंगे तो सीधे जो है आप इंदौर रोड पर पहुंचेंगे। एक ऐसा बाईपास, वेस्टर्न बाईपास बनाया जाए, ये सरकार का ने एक शुरुआती सोच आई। तो एक और बाईपास जब बनाने की बात हुई, इसकी ज़रूरत महसूस हुई और जो है कहा गया कि यातायात का दबाव कम हो जाएगा। हाइब्रिड जो एन्यूटी मॉडल पर जो है लगभग 40 किलोमीटर लंबे 4 लेन की तैयारी यहाँ चालू हो गई। वेस्टर्न बाईपास इसका नाम हुआ कि इसको वेस्टर्न बाईपास कहा जाएगा। 4 सितंबर 2023 को, आप देखिए ये 4 सितंबर 2023 क्या है, इसी जो है 2 महीने के बाद जो है राज्य में विधानसभा के चुनाव थे। 4 सितंबर 2023 को 2981.65 करोड़ की एक प्रशासकीय स्वीकृति इस वेस्टर्न बाईपास के लिए जारी कर दी गई। ये जो है सरकारी औपचारिकता है। ये मैसर्स पीएनसी इंफ्रा लिमिटेड के साथ 7 मार्च 24 को इसका अनुबंध भी हो गया, परंतु जो 80% भूमि ठेकेदार को नहीं दी जा सकी बाईपास बनाने के लिए। फिर क्या हुआ कि 2 दिसंबर 2024 को जो रातापानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित हुआ, जिससे प्रस्तावित मार्ग का कुछ भाग बफर जोन में आ गया। अब आप यहाँ से आप देखिए कि सिस्टम ने अपने इंटरेस्ट में काम करना कैसे शुरू किया। जब बफर जोन में ये कुछ एरिया आ गया, प्राचीन शिव मंदिर भी था इसमें समसगढ़ का, तथा जो बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में पुलों की का समुचित जो प्रावधान पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के अनुसार जो है नहीं करने पर स्वीकृति नहीं मिल पाई इस पर, क्योंकि इसमें जो बड़े तालाब का कैचमेंट है एनजीटी के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार भी काम करना होता है। यह 4 लेन मंडी द्वीप के पास इकाया कला से फंदा तक बनाने की योजना थी। इसमें जो वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा नहीं था, लगभग 6 किलोमीटर का वन क्षेत्र था। सरकार के सामने एक विकल्प था कि बाईपास का प्रोजेक्ट ही निरस्त कर दिया जाए, लेकिन जो है सरकार ने इसे
निरस्त नहीं किया जाए, या फिर ये है कि इसका अलाइनमेंट ठीक किया जाए, नया मार्ग तलाशा जाए कि कहाँ से जो है इन टेक्निकल समस्याओं को दूर किया जाता है। तो सरकार ने दूसरे विकल्प पर अपना कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि शहर में यातायात का दबाव कम करना आवश्यक था, इसलिए अलाइनमेंट में परिवर्तन किया गया। योजना विचार की प्रक्रिया में थी। इससे पहले ही जो है आवास बनाने की मंशा के साथ 2013 बैच से लेकर 2016 बैच तक के कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों और आईएफएस अधिकारियों ने भोपाल की हुजूर तहसील के गुराड़ी घाट ग्राम स्थित 2 हेक्टेयर भूमि में 50 लोगों का एक समूह बनाया और एक जमीन खरीद ली। 2022 में जब यह भूमि खरीदी गई तब यहाँ से वेस्टर्न बाईपास नहीं निकल रहा था। ये कब निकला? जब अलाइनमेंट आपने चेंज किया। मगर बाद में अलाइनमेंट में परिवर्तन हुआ और यह भूमि बाईपास से लगभग आधा पौन किलोमीटर की परिधि में आ गई। इसे लेकर तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि अलाइनमेंट में परिवर्तन लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। कृषि उपयोग की भूमि का उपयोग भी परिवर्तन कर रहवासी कर दिया गया, यानी लैंड यूज भी चेंज किया गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जब भूमि खरीदी गई थी तब वहां कुछ भी नहीं था। यदि बाद में उच्च स्तर से बाईपास का अलाइनमेंट परिवर्तन हुआ तो इससे उनका क्या लेना देना। 2013 बैच के आईएएस अधिकारी वर्तमान में नरसिंहपुर की कलेक्टर रजनी सिंह ने अपने अचल संपत्ति के विवरण में इस भूमि का उल्लेख किया है। उनके पास खसरा नंबर 124/1/1 में 2/50 भाग 0.079 हेक्टेयर भूमि है, जो संयुक्त रूप से 38 लोगों ने खरीदी। इसका मूल्य 22 लाख रुपए बताया गया। इसी तरह 2014 बैच के अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी की भूमि खसरा नंबर 124/2/1/2 और 124/3 में 0.0809 हेक्टेयर भूमि में 2/50 भाग है, जो 24 लाख रुपए में खरीदा गया था। 2016 बैच के अधिकारी विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने खसरा नंबर 124/1/1/1/2 में कृषि भूमि 50 लोगों के समूह में खरीदना बताई। इसकी कीमत 13 लाख रुपए बताई गई है। 2013 बैच के ही आईएएस अधिकारी मयंक अग्रवाल ने गुराड़ी घाट में 5010 वर्ग फीट भूमि 12,50,000 रुपए में खरीदी। सभी भूमि 2022 में खरीदी गई। यह कोई पहले अधिकारी नहीं है जिन्होंने भोपाल के आसपास भूमि खरीदी की हो। प्रदेश संवर्ग के आधे से अधिक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के नाम पर आवासीय और कृषि योग्य भूमियां हैं। इस मामले के चर्चित होने के पीछे मूल वजह भोपाल वेस्टर्न बाईपास का गणित बताया जा रहा है। किसान को यह गुणा भाग पता होता तो सस्ते दाम पर अपनी जमीन वह कतई नहीं बेचता। संजय दुबे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं नगरीय विकास एवं आवास विभाग के। पिछले दिनों वे ग्वालियर दौरे पर गए थे। ग्वालियर दौरे के दौरान उन्होंने जो शहर का भ्रमण किया, उसका हाल देखा तो उन्हें बेहद निराशा हुई और उन्होंने अधिकारियों पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्हें कहना पड़ा कि ग्वालियर तो ऐसा नहीं था, ग्वालियर का विकास राजनीति का शिकार हो गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विकास को गति देने के लिए अफसरों की कई मीटिंग कर ली और जो है लगातार उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। सड़कें बनाने के लिए टाइम लिमिट भी तय कर दी है। इसके बाद भी काम तेजी से होता दिखाई नहीं दे रहा है। काम की गति इतनी धीमी है कि बारिश से पहले सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी लगता नहीं है। नगर निगम के अधिकारियों की दिलचस्पी भी काम में तेजी लाने की नहीं है। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने ग्वालियर की बदहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शहर कभी सुंदर हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति बेहद चिंताजनक है। ग्वालियर शहर की पहचान भले ही सिंधिया राजघराने से है, लेकिन इस शहर की राजनीतिक विरासत भी समृद्ध है और प्रशासनिक दखल भी है। मुख्य सचिव अनुराग जैन भी ग्वालियर से ही हैं। ऐसे शहर की बदहाली चिंताजनक है। यदि मुख्य सचिव भी उसी शहर के हैं तो आप सोचिए कि यदि शहर बदहाल है तो कितनी सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। संजय दुबे ने स्वर्ण रेखा नदी में चल रहे अधूरे काम और एलिवेटेड रोड के निर्माण की धीमी गति पर भी नाराजगी जताई। दुबे ने चेतावनी दी कि यदि 1.5 महीने के भीतर काम
ठीक नहीं हुआ तो बारिश में सड़कों पर गंदा पानी तैरता नजर आएगा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ग्वालियर के इंजीनियरों को काम में भारी लापरवाही बरतने के लिए फटकार भी लगाई। सत्ता और सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।